फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम वेल में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक छोटे से रूम में मौजूद होती है। उसके सामने कोई और पर्सन भी था जिससे वो फाइट कर रही थी और साथ में वो बताती है कि वो एक स्पेशल एजेंट है। उसका नाम है यी केरन और उसका कोड नेम है यी श्याओ और यहाँ पर भी उसे किसी मिशन के लिए ही भेजा गया था जो कि कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचती है और उस पर्सन के हर वार से वो बच रही थी जो पर्सन उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। अब श्याओ उसे किक मारती है जिसकी वजह से वो पर्सन नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर दोबारा से उठते हुए वो श्याओ पर अटैक करता है क्योंकि अगर एक दफा भी वो चूक जाता तो वो इसके हाथों मारा जाता और वो मरना नहीं चाहता था। दोबारा से उठते हुए वो श्याओ को मारने के लिए आता है लेकिन तभी हम श्याओ को देखते हैं जो कि उसे फिर से एक पंच मारती है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दोबारा से जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब वो जल्दी से चेयर पर बैठते हुए लैपटॉप को खोलती है और उसमें कुछ सर्च करने लगती है जिसके साथ वो बताती है कि वो स्पेशलाइज है ब्लास्टिंग में और इसके साथ ही ये बताती है कि उसे जो मिशन दिया जाता है वो उसे हर हाल में पूरा करती है, इसीलिए तो उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा मिशन मिलते हैं और कोई भी इंसान अपनी लाइफ तब तक ही अच्छे से गुजार सकता है जब तक कि उसे मारने या पकड़ने का मिशन श्याओ को ना दे दिया जाए। और अगर एक दफा किसी क्रिमिनल को श्याओ को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया गया तो फिर श्याओ उस इंसान को पकड़ कर ही रहती है और श्याओ के चुंगल से कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलती है कि वो इंसान अपनी लाइफ तब तक ही अच्छे से गुजार सकता है जब तक कि मैं उस तक पहुँच ना चाहूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मुझसे बचकर निकल जाए। ये सब बताते हुए लैपटॉप पर उसकी उंगलियां बहुत ही तेज चल रही थी और वो कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो वो लैपटॉप को बंद करते हुए यूएसबी को लैपटॉप से निकाल लेती है और लैपटॉप को बंद करती है। तभी उसे कुछ अलार्म की आवाज सुनाई देती है और वो साथ में बताती है कि मिशंस को पूरा करने के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी को हाइड करती हूँ और जाहिर से बात है कि जब मुझे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना होता है तो फिर मैं एक मजबूर कमजोर सी लड़की हूँ, ऐसी लड़की जो कि अपना ख्याल तो खुद से नहीं रख सकती है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मैं रियल में नहीं हूँ लेकिन उसे देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए और शायद मोहब्बत भी हो जाए। अलार्म अभी भी बज रहा था और वो जल्दी से वहाँ से निकलती है ताकि कहीं वो पकड़ी ना जाए और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है घर पर जहाँ श्याओ गिरने ही वाली होती है और लू से गिरने से बचा लेता है और वो उसके सामने एक बेचारा सा फेस बनाती है और लू से बोलती है कि अगर तुम ना आते मुझे बचाने के लिए तो भी मैं गिर जाती और मुझे चोट लग जाती। तो लू से कहता है फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर। तभी अपने हाथ को उसके चेस्ट पर फेरते हुए वो पीछे कमर के साइड पर ले जाती है उसको सेड्यूस करने के लिए और लू ने अभी भी उसे उसी तरह से ही पकड़ रखा था ताकि वो कहीं गिर ना जाए और श्याओ स्माइल करते हुए बताने लगती है कि पहली बार उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए शादी की है और लू जो कि एक बहुत ही आम सा इंसान है और उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, यानी कि यहाँ पे श्याओ उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसे भी लू पसंद था। अब कुछ ही देर में श्याओ खड़ी हो जाती है और फिर लू का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि हस्बैंड तुम तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, आखिर तुमने इतना सारा काम जो करना है और ये घर जो कि हमने अभी रेंट पर लिया है इसे डेकोरेट भी करना होगा, बहुत सारी चीजें तो तुमने कर ही दी हैं, इतना सारा बिजी होने के बाद भी। तो लू कहता है अरे तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मैं बिजी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही छोड़ दूँ या फिर बिजी होने का बहाना करके अपनी वाइफ को टाइम ही ना दूँ और उसका ख्याल ना करूँ, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। घर की डेकोरेशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर लूंगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए श्याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है सच में ये सब आप कर लेंगे और फिर उसे बताने लगती है कि उसे कैसी डेकोरेशन करवानी है और उसे कैसा घर पसंद है और वो एक्साइटेड होते हुए बताती है कि उसे चमकता हुआ घर पसंद है, ऐसी डेकोरेशन के जिससे वो बहुत ही ज्यादा रिच लगे और घर में एक बड़ा सा टीवी भी हो। जिसके बाद श्याओ का याद आता है तो वो बोलती है कि लू इस घर को रेंट करने में तुमने बहुत से पैसे जाया कर दिए हैं, इसीलिए पैसे सेव करना मत भूलना। बेशक डेकोरेशन करनी है लेकिन फिर भी हमें ज्यादा फजूल खर्च
खर्च ही नहीं करनी। ये बात सुनते हुए लू स्माइल करते हुए कहता है कि अरे ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। तो ये सुनते हुए श्याओ के फेस पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि लू ने वही बोला था जो कि वो सुनना चाहती थी। और तभी लू उसके फेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसे ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर और छोटी छोटी चीजों के बारे में परेशान होता देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद जिंदगी ऐसे खूबसूरत है। अगर मैं श्याओ के साथ ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारूं तो मैं अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकता हूं। अभी वो श्याओ को देखते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी श्याओ उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है कि अरे लू, क्या सोचने लगे? तुम्हें नहीं पता तुम लेट हो रहे हो काम के लिए लेट हो गए तो क्या होगा? चलो जल्दी से काम पर जाओ। तो लू कहता है कि ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ, और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस पर श्याओ स्माइल करती है। लेकिन क्या सच में लू बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा श्याओ उसके बारे में सोच रही थी? क्या सच में वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है? और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ ही देर में मिल जाता है कि लू कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। वो था एक कंपनी का CEO, जिसके सामने उसके एम्प्लॉयज बात करने से भी डरते थे कि कहीं उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और उन्हें जॉब से ना निकाल दिया जाए। अब हम लू को देखते हैं ऑफिस में, जो कि चेयर पर जाकर बैठता है, सूटेड बूटेड, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। तभी सारे एम्प्लॉयज उसे ग्रीट करते हैं। सबकी ग्रीटिंग्स को सुनने के बाद वो अपने एम्प्लॉयज को अपना फर्स्ट ऑर्डर देता है कि शाम 6 बजे से पहले मुझे अपने घर की डेकोरेशन कंप्लीट चाहिए। और फिर उन्हें वो सारी इंस्ट्रक्शंस देने लगता है जैसा कि श्याओ ने उसे बताया था कि उसे घर की डेकोरेशन कैसे चाहिए कि वो अमीर लगे और उसका घर अमीर लोगों को अट्रैक्ट कर सके। और लिविंग रूम में एक बड़ा सा टीवी भी होना चाहिए। जिसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालते हुए टेबल पर फेंकते हुए अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ये मेरी मदर को दिखा दो जाकर, और उन्हें बता दो कि अपने करियर के साथ साथ मैं अपनी फैमिली पर भी फोकस करना चाहता हूँ और मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरे ओपोनेंट्स मेरी मदर से पूछ रहे हैं कि उनके ग्रुप को मैंने ऑफिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट कहता है कि सर आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और लू के फेस पर फिर से वही रोब आ जाता है जो कि इंटर होते वक्त था। अब शाम के वक्त हम लू को देखते हैं जो कि वापस घर आ जाता है, जहाँ पर श्याओ शायद उसी का ही वेट कर रही थी। और लू इस वक्त ऐसे नॉर्मल से कपड़ों में था जिससे कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये वही CEO है। लू आते हुए बोलता है कि मैं वापस आ गया। तो श्याओ भागते हुए उसके पास आते हुए कहती है ये सब तुमने किया क्या? लू कहता है हाँ बिल्कुल ये सब मैंने किया, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ये बात सुनते हुए श्याओ कहती है नहीं, सब प्यारा तो बहुत लग रहा है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा ना। श्याओ की ये बात सुनते हुए लू बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। तभी श्याओ कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सुनते हुए लू जल्दी से अलर्ट हो जाता है और सारी चीजों को देखते हुए विंडो के पास जाकर सोचने लगता है कि वैंग इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसने इतनी महंगी चीजें खरीद ली और मैं उसको बता भी नहीं सका ये सब कुछ कि उसने कैसी चीजें खरीदनी है। अब कुछ सोचते हुए वो स्माइल करते हुए श्याओ के पास आता है और ऐसे ही उससे बोलता है कि हाँ ये महंगी तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैंने ये सेल से खरीदी है, ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गई तो मैंने सोचा कि चलो खरीद लो। और अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद आई हैं तो फिर मसला किस बात का है? छोड़ो ना तुम पैसों को, क्योंकि हम हाउस को रेंट कर सकते हैं लेकिन लाइफ को नहीं। अपनी लाइफ को जीना सीखो और फिक्र मत करो, मैंने मनी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। ये सुनते हुए श्याओ बोलती है कि अगर तुम ये सारी बातें कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, और फिर स्माइल करती है। तभी लू उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम कुकिंग कर लोगी? लेकिन लू की ये बात सुनते ही श्याओ की स्माइल गायब हो जाती है और वो सोचने लगती है मैंने तो सारे इक्विपमेंट छुपा रखे हैं वहाँ पर, मैं किचन में आग नहीं जला सकती हूँ इस वक्त, अब मैं क्या करूँ? श्याओ हंसने लगती है ताकि वो कोई बहाना सोच सके, और अभी वो बहाना सोच ही रही होती है कि तभी लू बोलता है अगर तुम्हें कुकिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये बात सुनते ही श्याओ कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम जल्दी से खाना ऑर्डर कर दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ लू सोफे पर बैठकर अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे खाना भिजवाने को बोलता है, लेकिन इस बार वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो खाना 50 युआन से ज्यादा का ना हो। और श्याओ के आने से पहले ही वो कॉल बंद कर देता है और श्याओ वहाँ पर आकर बोलती है कि इतना बड़ा टीवी है, इस पर तो मूवी देखने में भी मजा आएगा। लू उसके लिए टीवी पर मूवी लगा देता है और वो बोलती है अरे तुम्हारा फोन कितना प्यारा है और ये मूवी भी कितनी मजे की लग रही है, तुम्हें सच में पता है कि अच्छी लाइफ कैसे गुजारते हैं? और लू उसको देखकर सोचने लगता है कि आज मुझे समझ में आया कि सिर्फ काम करना ही जिंदगी नहीं है, काम करने से, ऑर्डर्स कंप्लीट करने से मुझे लोगों
की तारीफें तो मिलती थी, लेकिन आज जो सेटिस्फेक्शन अपनी वाइफ की तारीफें सुनने से मुझे मिली है वो आज तक कभी भी नहीं मिली। इतने में शाओ बोलती है कि शायद मुझे शॉपिंग करनी चाहिए, तो लू उसे अपना फोन पकड़ा देता है कि जितनी शॉपिंग तुम करना चाहती हो कर सकती हो, और शाओ उसे पासवर्ड पूछती है तो वो सोचने लगता है, जिस पर शाओ कहती है कि क्या तुम अपने फोन का पासवर्ड मुझे नहीं बताना चाहते हो, तो लू उसके कान में अपने फोन का पासवर्ड बता देता है, जिस पर वो स्माइल करने लगती है और अपने लिए कुछ चीजें ऑर्डर करने के बाद वो लू को हग कर लेती है, ये कहते हुए कि मैंने वो ऑर्डर कर लिया जो कि मुझे करना था। और फिर सोचती है कि आज मुझे समझ में आया कि किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना जो कि आपको सच में लव करता हो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। मैं इस फीलिंग को सच में एंजॉय कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब हमेशा के लिए रहे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब हमेशा के लिए नहीं है। मेरा ड्रीम जो कि भी पूरा होने वाला है सिर्फ 7 दिन का है। और ये सोच आते ही शाओ की स्माइल गायब हो गई थी और वो परेशान हो जाती है कि 7 दिन बाद उसे लू को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो सिर्फ एक मिशन की वजह से थी ना। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम लू को देखते हैं जो कि अपने प्रेसिडेंट होने की ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा था, और साथ में वो बोलता है कि अपनी इन ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए मुझे अपनी हस्बैंड की ड्यूटीज को भी फुलफिल करना होगा। और शाओ को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं एक CEO हूँ। तभी अपने नॉर्मल से हुलिये में वो घर वापस आते हुए कुछ सब्जियां लेकर आता है और शाओ से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ वाइफी। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि किचन में जाती है और जैसे ही एक टी पॉट को हिलाती है तो बहुत सी चीजें उसके सामने आ जाती है जो कि उसके वेपन्स थे और उसने छुपा रखे थे। और वो बोलती है कि एक एजेंट की यही तो क्वालिटी है कि वो चीजों को बहुत ही अच्छे से छुपा सकता है कि किसी को उस पर शक भी ना हो जाए। अब वो एक कॉल अटेंड करती है जिसमें उसे बताया जाता है कि आज ही तुम्हें एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी होगी जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स तुम्हें दी जाएंगी। शाओ उस कॉल को बहुत ही कामली सुनती है और उसके बाद वो किचन की हालत बिल्कुल वैसे ही कर देती है कि जैसे कभी वहाँ पर कुछ था ही नहीं। और कुछ ही देर में लू वहाँ पर आता है तो उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है आप आ गए घर। तो लू उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है, क्या तुम्हें भी याद नहीं? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और लू के हाथ में गिफ्ट देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लू उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। और वो सोचने लगती है कि ये पहली बार है कि मैं किसी के हाथ से गिफ्ट ले रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा। तभी लू उस गिफ्ट को खोलते हुए उसे वो वॉच पहना देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था और पूछता है कि तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा। तभी शाओ जो कि उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी वो कहती है कि मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और लू को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो खुश होकर उस वॉच को चेक करने लगी थी। तभी लू उसकी तरफ देखते हुए उसे फॉरहेड किस करता है जिससे शाओ की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। तभी वो लू को धक्का देते हुए फिर से टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मुझे ये वॉच बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मुझे लगता है कि मुझे अपनी फ्रेंड को भी ऐसी वॉच गिफ्ट करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सुनते हुए लू कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जरूर कर सकती हो, बल्कि वॉच ही क्यों, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम किसी को भी गिफ्ट कर सकती हो अगर तुम करना चाहो, या फिर तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो कि उसे क्या चाहिए और जो उसे चाहिए होगा तुम उसे वही गिफ्ट कर देना। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और लू स्माइल करने लगता है। और फिर वो शाओ को देखकर सोचता है कि मेरी वाइफ कितनी ज्यादा जेंटल है, इसके साथ रहना कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। मुझे लगता है कि इसके साथ शादी का फैसला मेरा एक बेहतर फैसला था, वरना तो फ्लैश मैरिज के बाद शायद मुझे अकेले ही रहना पड़ता। और दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि लू के बारे में अच्छा सोचते हुए बोलती है कि ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काश सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। लेकिन फिर सोचती है कि मैं क्यों इतना खुश हो रही हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो कि मैं सोच रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ तब तक हूँ जब तक कि मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, और जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट होगा तो मुझे ये सारी जगह छोड़कर जाना होगा। फिर मैं क्या करूँगी, क्या मैं लू को छोड़ दूंगी? और वो फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल मिली थी और उसे बोला जाता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा ताकि तुम एक्सपोज ना हो जाओ और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखो। और इसके अलावा उसे नेक्स्ट मूव्स और काम के बारे में कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं। और शाओ अपने बॉस को रिप्लाई करती है कि मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ गई हूँ और मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए शाओ सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लू को डिसहार्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी वजह से ये हर्ट नहीं होना चाहिए। और फिर वो लू की तरफ देखते हुए स्माइल करती है, जिस पर लू भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लू की मदर को देखते हैं जो कि किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो लू की शादी के लिए ही सबसे ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है तो वो
फोन बंद करते हुए असिस्टेंट से वो मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ लेती है और जैसे ही उस मैरिज सर्टिफिकेट को खोलकर देखती है तो उनकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी और वो असिस्टेंट से बोलती है कि फाइनली मेरे बेटे ने शादी कर ली और मेरे लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ ली। तभी असिस्टेंट कहता है कि आपके बेटे ने मुझे यहाँ पर यही पूछने के लिए भेजा है कि उन्होंने शादी तो कर ली है जैसा कि आप चाहती थी, अब आप चेयरपर्सन की सीट से कब रिटायर होने वाली है। ये बात सुनते हुए लू की मदर बोलती है कि बहुत जल्द मैं रिटायर हो जाऊंगी, मैं जानती हूँ कि वो यही चाहता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना, मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हूँ। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर उनसे बोलता है मैडम इस सब की आपको कोई जरूरत नहीं है, लू ने मना किया है, आपको नहीं मिलना उनसे। तो लू की मदर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर मैं अपनी डॉटर इन लॉ से क्यों नहीं मिल सकती। तो असिस्टेंट के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लू की मदर को बता देता है कि आपका बेटा शाओ के सामने एक्टिंग कर रहा है कि वह बहुत लो प्रोफाइल है और बहुत गरीब भी, अगर आप शाओ से मिलने के लिए जाएंगे तो उसे सारा सच पता चल जाएगा। तो लू की मदर घूरते हुए असिस्टेंट की तरफ देखती है तो असिस्टेंट वहीं पर चुप कर जाता है और अपने मुंह पर जिप लगा लेता है कि मैं आपके सामने अब कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो बोलता है कि आप जो भी ऑर्डर देंगी मैं वो सर तक पहुंचा दूंगा। तो ये कहते हुए वो काफी ज्यादा परेशान भी था और दूसरी तरफ लू की मदर बोलती है कि अगर मेरा बेटा चाहता है कि वो शाओ के सामने एक्टिंग करे तो ठीक है, मैं उसका प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी और ना ही अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए जाऊंगी। लेकिन फिर सोचती है कि सिर्फ उसको यही पता नहीं चलना चाहिए ना कि मेरा बेटा अमीर है, तो फिर मैं उसे मिलने तो जा सकती हूँ, सच में उसे नहीं पता चलने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लू की मदर को देखते हैं जो कि लू से मिलने के लिए जाती हैं और लू को देखते हुए बोलती हैं लू बेटा ये सब क्या है। और लू इस वक्त घर में सफाई कर रहा होता है तो अपनी मदर से बोलता है आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। तो उसकी मदर कहती है कि क्या हमारे विलास कम है जो इतने छोटे से घर में रह रहे हो तुम। ये बात सुनते हुए लू बोलता है कि हमारे पास बहुत से विलास हैं मदर, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने घर पर नहीं आ सकता, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। मुझे मेरा ट्रू लव तो मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपनी असलियत के बारे में बता दूं। मैं उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाहता हूँ और ना ही अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसे बताना चाहता हूँ। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में हम शाओ को देखते हैं जो कि दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए लू काफी ज्यादा घबरा जाता है। शाओ जैसे ही बाहर आती है तो लू से कहती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन सामने ही लू की मदर को देखते हुए पूछती है कि ये कौन है। तभी लू हंसते हुए कहता है अरे ये है आंट ज़ेंग। तो शाओ हैरान होकर लू की तरफ देखती है कि कौन आंट ज़ेंग। तो तभी लू से बताने लगता है कि आंट ज़ेंग यहाँ पर क्लीनर है, मैंने इन्हें टेम्पररी हायर किया है क्लीनिंग करने के लिए। और लू की बात सुनते हुए आंट ज़ेंग भी हंसते हुए जल्दी से हाँ में सर हिलाती है कि इससे पहले वो पकड़ी ही ना जाए। तभी शाओ कहती है क्लीनिंग के लिए, तो वो जल्दी से फिर से हाँ में सर हिलाती है। तो शाओ थोड़ा सा नीचे झुकते हुए कहती है एक क्लीनर के पास इतना महंगा फोन, आप तो बड़ी हाई प्रोफाइल क्लीनर है। अब जाहिर है लू और उसकी मदर तो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि शाओ एक एजेंट है और उसका शक करना बनता था। तभी लू की मदर बहाना बनाते हुए बोलती है कि हाँ ये रेंटेड है, मेरी चीजों पर मत जाओ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल हूँ, लेकिन ये कपड़े ये फोन सब कुछ रेंटेड है, मुझे बस शौक है लोगों के सामने हाई प्रोफाइल दिखने का, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ रेंट कर लिया, ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला था, वरना मेरी कहाँ इतनी औकात के मैं ये सब कुछ रेंट भी कर सकती। इस पर शाओ कहती है कि ऐसी बात है, अगर आप अफोर्डेबल शॉपिंग करना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको कुछ ऐसे साइट्स बता दूंगी जहां से आप इजीली अच्छी शॉपिंग कर सकेंगी और आपके लिए वो आउट ऑफ बजट भी बिल्कुल नहीं होगा। तो लू की मदर कहती है ओह तो ऐसी बात है, जल्दी से बताओ मुझे। और शाओ की सारी बातें ऐसे सुनने लगती हैं कि जैसे उन्हें सच में सेल का इंतजार हो, ताकि शाओ को किसी भी बात पर शक न हो जाए और लू पकड़ा ना जाए। तभी लू बोलता है कि मैं काफी टाइम से काम कर रहा था, मुझे लगता है कि मुझे रूम में जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेनी चाहिए, तुम भी चलो शाओ, तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। तभी आंट ज़ेंग जल्दी से शाओ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं दोबारा भी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और ये बात सुनते हुए शाओ हैरान होते हुए उनकी तरफ देखती है तो वो बोलती है अरे मैं क्लीनिंग करने के लिए रोज आऊंगी ना, तो तुमसे मिलती ही रहूंगी, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो। लेकिन अभी तक शाओ तो हैरान ही थी कि वो क्या बातें किए जा रही है। तभी लू बोलता है आंट ज़ेंग आप कुछ ज्यादा ही गॉसिप नहीं कर रही, मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें नहीं करनी चाहिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज्यादा गॉसिप करने से आपकी जॉब खतरे में भी पड़ सकती है आंट ज़ेंग। तो मिस ज़ेंग बोलती है आप ठीक कह रहे हैं
मैं इस बात का ध्यान रखूंगी आगे से। और शाओ बोलती है कि चलो फिर मैं रूम में चलती हूँ रेस्ट करने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर एक दफा फिर से हान सेंग को देखती है कि ये कहीं पागल तो नहीं। अब उस बेचारी को क्या पता कि वो लू की मदर है, कोई क्लीनर नहीं। और शाओ के वहाँ से जाते ही लू तो सुकून का सांस लेता है। जिसके बाद हम रात में शाओ को देखते हैं जो कि बैठी अपना फोन यूज कर रही थी और कुछ वीडियोस देख रही होती है कि इतने में उसे मिशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और साथ में उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी आते हैं, जिनको देखते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है इतने पैसों से तो मैं आराम से अय्याशी कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से मजे मजे के खाने खा सकती हूँ। और ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर लू को याद करती है और फॉरहेड किस को जो कि लू ने उसे की थी। और फिर सोचती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा जेंटल, कंसिडरेट और काइंड हार्टेड है, लेकिन मिशन के खत्म होने के बाद तो मुझे उससे छोड़कर जाना ही होगा। तब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे लिए आइडेंटिटी चेंज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अपने हस्बैंड को छोड़कर ना जाना पड़े। और यही सारी बातें सोचते हुए शाओ काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है, क्योंकि उसे कोई भी सॉल्यूशन नजर में नहीं आ रहा था। लेकिन वो लू को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, इसके लिए उसे कुछ तो करना था। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और शाओ की परेशानी इन गुजरते दिनों के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन वो कुछ भी आइडिया नहीं सोच पाती। अब कुछ टाइम के बाद हम शाओ और लू दोनों को ही एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर लू अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। और शाओ उसको देखते हुए सोचने लगती है कि मुझे मिशन दिया गया है लू की फाइल चुराने का, मैं कैसे चुराऊं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं लू को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, अगर इसको पता चल गया कि मैं यहाँ पर किसी मिशन की वजह से आई थी तो क्या होगा। मुझे तो अब अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद वो खांसने लगती है और लू उसको देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी शाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लू उसको ऐसे देखकर परेशान हो चुका था। तभी शाओ कहती है कि अरे मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं सोच रही थी कि आज रात हम सेपरेटली सो जाएं। देखो मुझे कितनी ज्यादा खांसी हो रही है, और अगर मेरे खांसने की वजह से तुम्हें भी खांसी हो गई या फिर तुम बीमार हो गए तो तुम काम कैसे करोगे। तुम्हारा रेस्ट करना और ठीक रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, और तुमने अभी कितना सारा काम कंप्लीट करना है। अगर तुम बीमार हो गए तो ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मेरा क्या है, मैं एक रात अगर अलग रूम में भी सो जाऊंगी तो। ये सब सुनते हुए लू कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम अलग रूम में जाकर सो सकती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं जैसे ही काम कंप्लीट कर लूंगा तो तुम्हें वापस बुला लूंगा, या फिर एक काम करता हूँ कि मैं ही दूसरे रूम में चला जाता हूँ और काम कंप्लीट करके मैं वापस आ जाऊंगा, ताकि तुम डिस्टर्ब भी ना हो। ये कहते हुए लू अपना लैपटॉप उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो दूसरे रूम में जा सके। और शाओ उसको जाता देखकर सैड स्माइल देते हुए बोलती है गुड बाय मेरे टेम्पररी हस्बैंड। और जैसे ही लू उसके रूम का दरवाजा बंद करता है तो वो सैड होते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, शायद वो अपने आंसुओं को रोक रही थी। जब हम लू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से अपने वर्क की कुछ बात करते हुए कुछ चीजों को डिस्कस कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हें अपने मदर को भी कुछ गिफ्ट दे देने चाहिए। तो लू स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद फिर से वो अपने काम को डिस्कस करने लगते हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जो कि वेल करते हुए घर से निकलती है और एक बिल्डिंग में पहुँचती है और वहाँ पर जाकर बोलती है कि इस बिल्डिंग की सारी मॉनिटरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। घर से आते हुए लू का कार्ड वो उठा लाई थी और वहाँ पर एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वो लॉक को खोलने की कोशिश करती है लू के कार्ड को यूज करते हुए, लेकिन वो ओपन नहीं होता। अब वो एक बार ट्राई करती है, दूसरी बार ट्राई करती है, जिसके बाद वो बार बार ट्राई करने लगती है, लेकिन वो ओपन नहीं होने वाला था। लेकिन बार बार ट्राई करने पर अचानक से वो ओपन हो जाता है और शाओ सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड इतना हाई प्रोफाइल है लेकिन उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही बेकार। मुझे तो लगा था कि इसको खोलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाने से पहले शायद अपने हस्बैंड को ये बताना होगा कि उसे अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर वर्क करना चाहिए, लेकिन उसे तो ये पहले ही पता चल जाएगा जब उसकी फाइल चोरी हो जाएगी। अब वो थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसका काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। और फिर वो सोचती है कि मैं बातों में और सोचने में क्यों वक्त जाया कर रही हूँ और जल्दी से रूम में इंटर कर जाती है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पार्टनर के साथ मीटिंग में ही था और उससे बोलता है कि बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 005 नाम की फाइल। उसके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सोचो क्योंकि मुझे लगता है कि उसको खतरा है और कोई भी उसको चुरा सकता है। ये सुनते हुए उसका पार्टनर जो बोलता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे रूम में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। मैं रोज मॉनिटर करता हूँ कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉयज आए हैं, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कौन तुम्हारे रूम में कितनी बार इंटर करता है और कौन किस अटेंशन से आता है, मुझे सब कुछ पता होगा। इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा बेफिक्र हूँ।
जिसके बाद उसे मोबाइल में कुछ दिखाई देता है तो वो जल्दी से मोबाइल उठाता है और अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए वो शॉक रह जाता है। तभी लू कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या परेशान क्यों हो गए अचानक से तुम? तो जो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है लू? तो लू कहता है कैसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना। और जो बोलता है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया था उसके सारे नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पर आते हैं कि जब भी तुम्हारे रूम में कोई इंटर करता है। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो कहीं भी नहीं गया, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि तुम्हारे रूम में कोई इंटर कर चुका है लॉक को खोलकर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कौन तुम्हारे रूम में इंटर कर सकता है? कहीं वो फाइल लेने के लिए तो नहीं गया लू? तुम जल्दी से अपने कैमरास को ओपन करो और चेक करो कि आखिर कौन है वहाँ पर। जो की बात सुनते हुए लू जल्दी से अपना फोन उठाता है ताकि अपने कैमरास को चेक कर सके। और जैसे ही लू कैमरा की फुटेज ऑन करता है तो सामने ही बैठी लड़की को देखकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ श्याओ थी। और दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि उसकी ऑफिस चेयर पर बैठे हुए उसकी उस फाइल और डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी जो कि वो चुराने के लिए आई थी। वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि खुशी के मारे उन पेपर्स को किस कर देती है और फिर बोलती है कि जीत इतनी आसान थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि इन पेपर्स को लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पेपर्स तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड को कभी भी दोबारा दिखाई ना दूं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर पड़ी थी किसी डॉक्यूमेंट पर। वो हैरान होकर रुकती है और जैसे ही उन पेजेस को उठाकर पढ़ती है तो वो फिर से शॉक रह गई थी, क्योंकि लू एक प्रोग्रामर होता है, ये बात उसे अब पता चली थी। कुछ ही देर में लू भी वहाँ पर पहुँच गया था और उसका बैज उसके सामने फेंकते हुए वो बोलती है कि क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? तुम एक प्रोग्रामर हो और मेरे साथ खेल रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूज कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए फन था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी लू बोलता है कि तुम भी तो हमारी मैरिज की आइडेंटिटी को यूज कर रही थी सिर्फ कमर्शियल सीक्रेट्स को चुराने के लिए। तुमने कभी इस मैरिज को सीरियस लिया था क्या? क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा और जो काम तुम करती हो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है और इसी पैसे के लिए तो तुम किसी को भी धोखा देने के लिए रेडी हो, जैसे कि तुमने मुझे दिया। तुमने मुझसे शादी की ताकि मेरे सीक्रेट्स को चुरा सको और अपने मिशंस को कंप्लीट कर सको। यही प्लान था ना तुम्हारा? तो तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम खेला है? उसकी बातें सुनते हुए श्याओ उसकी तरफ देखती है और फिर खड़े होते हुए बोलती है, बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम खुद को, तो चलो फिर एक डील करते हैं। तो लू हंसते हुए कहता है कि तुम डील करोगी मुझसे? तुम्हारे लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स चुराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, या फिर ये कहो कि मैंने तुम्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स चुराने दिए और उन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करने में भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। तो अगर इन पेपर्स में ही तुम्हारी खुशी है और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें इससे पूरी हो जाएंगी तो फिर ये पेपर्स मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन तुम मुझे सच सच बताना कि इतना टाइम मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हारा दिल मेरे लिए नरम नहीं हुआ क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? तुमने बता दिया कि चाहे कोई तुम्हें जितना मर्जी केयर दे दे या फिर लव दे दे, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट होगा और तुम सिर्फ एक एजेंट हो जो कि अपने मिशंस पूरे करना जानती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने मेरी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। 7 दिन बहुत होते हैं किसी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मैंने गलत सोच लिया। और लू की बातें सुनते हुए श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि 7 दिन कुछ भी नहीं है? 7 दिन में तुम मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं डेवलप कर सकते थे और मैं तो एक पत्थर दिल एजेंट हूँ जिसके लिए मिशन कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर तुम मेरे लिए क्यों ही मायने रखोगे? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लीनियट नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चुनना होगा मुझे। या तो मैं तुम्हें चुन लूं या फिर अपने मिशन को। सही कह रही हूँ ना मैं? तभी लू पास पड़े वाइन के ग्लास को देखता है और अपना हाथ बढ़ाकर उस ग्लास को पकड़ता है, लेकिन वो कोई भी वर्ड नहीं बोलता और ना ही श्याओ की किसी भी बात का जवाब देता है। लेकिन श्याओ की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो बोलती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना, और अगर ऐसी बात है और तुम्हें ऐसा लगता है कि इन 7 दिनों में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आई तो फिर ये केस तो खत्म हो गया। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मुझे जो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल्स चाहिए थी वो मुझे मिल गई। तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी मैरिज वो भी यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है ना? लू अभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो श्याओ बोलती है कि मुझे लगता है मेरा यहाँ पर बोलना फजूल ही होगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारी मैरिज यहीं पर खत्म हो गई क्योंकि केस खत्म हो गया और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि जब लू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और उससे कहता है कि प्लीज मत जाओ, फर्क पड़ता है। इन 7 दिनों में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे दिल में फीलिंग्स जगा सकूं और अपने लिए जगह बना लूं। इन 7 दिनों में कोई एक सिंगल मोमेंट भी ऐसा नहीं था कि जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो और कुछ अपने बारे में सोचा हो। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी फीलिंग्स है मेरे लिए, वरना तुम यहाँ पर मेरे लिए कभी भी ना रुकती। अगर तुम सिर्फ इस मिशन को ही कंप्लीट करना चाहती थी तो मेरे बारे में पता चलने के बाद तुम मेरा वेट न करती, कब की ये फाइल्स लेकर जा चुकी होती। श्याओ की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे और वो रोती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लू से एक भी वर्ड बोले बगैर। और अब लू ने भी उसे आवाज नहीं दी थी, शायद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसको आवाज देकर रोक सकता। तो क्या वो दोनों अलग होने वाले थे हमेशा के लिए? दोनों ही सैड थे, लेकिन दोनों के बीच में ईगो आ गई थी और कुछ गलतफहमियां भी। वक्त गुजरता है और कुछ देर के बाद हम लू को वहीं पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था, लेकिन वो ऑफिस रूम से बाहर नहीं आया था। और तभी वहाँ पर आंट ज़ेंग आ जाती है। लू को लगता है कि शायद श्याओ वापस आ गई और वो खुश होते हुए श्याओ बोलता है, लेकिन आंट ज़ेंग को देखकर बोलता है, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेकिन आंट ज़ेंग को भी शायद सब कुछ पता चल चुका था और आंट ज़ेंग उससे अभी कोई भी बात नहीं करती, लेकिन उनका फेस सब कुछ बता रहा था। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपनी पैकिंग कर रही थी और साथ में किसी से कॉल करते हुए बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। ये कहते हुए वो कॉल बंद कर देती है। तभी सामने से लू और आंट ज़ेंग आती हैं, जिनको देखकर वो हैरान होती है और फिर खड़े होते हुए बोलती है कि आंट ज़ेंग आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो भी रात के इस वक्त? तो आंट ज़ेंग बताती हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, मैं लू की मदर हूँ, कोई क्लीनर नहीं, और यही मेरी रियल आइडेंटिटी है। मैं उस दिन भी तुमसे मिलने के लिए आई थी, मेरी डॉटर इन लॉ, लेकिन लू ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये हाई प्रोफाइल है। मैं इसका प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसा इसने बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो आज हम दोबारा से मिल रहे हैं डॉटर इन लॉ, तो दोबारा से मिलकर एक दूसरे को जानते हैं, कैसा रहेगा ये? मैं बेशक लू की मदर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी एम्प्लॉय बनने को रेडी हूँ। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए क्लीनर की जॉब करती रहूंगी श्याओ। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए श्याओ के फेस का तो रंग ही उड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मदर इन लॉ उसके लिए इतना सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के झूठ को छुपाने के लिए क्लीनर भी बन गई। और आंट ज़ेंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे किचन में नहीं जाना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुमने अपने वेपन्स और अपने टूल्स वहाँ पर छुपा रखे होंगे। मैं तो नॉर्मल रूटीन में काम करते हुए किचन की तरफ गई थी और जैसे ही मैं किचन में गई तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि आंट ज़ेंग किचन में जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो बोलती हैं कि किचन कितना गंदा हो रहा है, मुझे इसकी सफाई कर देनी चाहिए। और पॉट को जैसे ही उठाती हैं तो स्लैब हिलने लगती है और सारी चीजें आंट ज़ेंग के सामने आ जाती हैं, जिसमें कुछ वेपन्स भी थे। और वो सारे वेपन्स देखने के बाद मुझे ये बात पता चली कि शायद मुझे तुम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही मैंने सारी चीजों पर नजर रखी तो मुझे ये पता चला कि जो एजेंट मैंने हायर की थी अपने बेटे के लिए, वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और जैसे ही मुझे सारी सच्चाई पता चल गई तो मैंने जल्दी से मीटिंग बुलाकर सारे प्लान को कैंसिल कर दिया ताकि इस मिशन को कैंसिल कर दिया जाए। और उसके बाद मैं ये जानना चाहती थी कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ सिंसियर हो भी या नहीं। उसके लिए फिर मैंने प्लान्स बनाए और अपने बेटे की वो फाइल भी वहाँ पर मैंने ही रखी थी ताकि तुम उसके बारे में सब कुछ जान सको। मैं सिर्फ अपने बेटे को चेक करना चाहती थी कि ये क्राइसिस से कैसे डील करता है, क्योंकि मैं एक चेयरपर्सन हूँ और अगर चेयरपर्सन की पोजीशन से मैं रिजाइन कर देती जैसा कि ये चाहता था तो फिर पूरे ऑफिस को इसने ही संभालना था। और अगर ये क्राइसिस को ही डील नहीं कर सकता तो फिर ये कैसे ऑफिस को संभालता? मेरी इतने सालों की मेहनत तो मिट्टी में मिल जाती ना। मैंने इसको देख लिया, ये क्राइसिस को डील तो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे की खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज हों, क्योंकि जैसे मेरे बेटे के लिए लास्ट मिनट में तुमने मिशन को ना बोल दिया, तुम्हें पैसों की कोई भी फिक्र नहीं थी, जबकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए। इससे मुझे पता चल गया कि तुम ही हो जो कि मेरे बेटे को खुश रख सकती है। और अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को छोड़ कर जाओ, क्योंकि इससे ना तो मेरा बेटा खुश रहेगा और ना ही तुम। सिर्फ एक मिशन की वजह से तुम दोनों अपनी जिंदगियां मत खराब करो। इसके साथ तो अपना रिलेशन बचाने के लिए तुमने अपने टास्क को मना कर दिया है। अब श्याओ की आंखों में फिर से आंसू थे और दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि बहुत ही सीरियस होकर सारी बातें सुन रहा था। शायद वो थोड़ा सा एम्बेरस भी था अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उसकी मदर की वजह से ही उसकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई थी, लेकिन साथ ही वो खुश भी था कि फाइनली शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब भी सिर्फ उम्मीद थी, क्योंकि शायद नाम की नाउम्मीदी अभी भी उनकी लाइफ में बाकी थी और ये तभी खत्म होती कि जब वो दोनों एक दूसरे से बात करती और कन्फेस करती अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। अब आंट ज़ेंग बोलती
हैं कि शाओ मैं तुम्हारे आंसर से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अपनी मदर की बातें सुनते हुए लू आगे बढ़ता है और शाओ के सामने जाते हुए सर झुकाते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था और ना ही तुमसे वो सब बोलना चाहिए था जो कि मैंने बोला। और फिर लू उसे बाजों से पकड़ते हुए बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक न्यू टास्क दे दूं। तुम अपने पुराने सारे मिशन या तो कंप्लीट कर चुकी हो या फिर तुमने उनको इनकार कर दिया है। तो मैं तुम्हें टास्क देता हूँ कि तुम्हें मिस्टर लू की वाइफ बनकर रहना होगा जो कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। क्या तुम ये टास्क एक्सेप्ट करना चाहोगी? उसकी बात सुनते हुए शाओ अपने आंसू साफ करती है और फिर बहुत ही सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इस मिशन का टाइम क्या है? मुझे उम्मीद है कि ये मिशन लाइफ टाइम होगा, सही कह रही हूँ ना मैं? तो लू जो कि शाओ की बात सुनते हुए हैरान हो रहा था, वो उसकी बात कंप्लीट होने पर स्माइल करने लगता है तो शाओ भी हंसने लगती है। अब लू शाओ के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, तभी शाओ बोलती है कि मिस्टर लू ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और इतना बड़ा मिशन मैं अभी लेना चाहूंगी। मैं इस मिशन को अभी एक्सेप्ट करती हूँ। उसकी बात कंप्लीट होने पर लू के फेस पर हमें सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है। तभी वो थोड़ा सीरियस होकर शाओ की तरफ देखता है और उसकी नेक पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को ठीक करता है और फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और इस बार शाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसको बिल्कुल नहीं रोकती। जिसके बाद वो लू को हक करते हुए बोलती है कि बहुत सा काम करना अभी बाकी है, चलो ना अपने घर वापस चलते हैं। तभी आंट सैंग कहती है कि अब तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की जरूरत है या फिर उस रेंटेड हाउस में रहने की जरूरत है। सुबह ही मैं तुम दोनों को एक नया बड़ा घर ले दूंगी जहाँ पर तुम इजीली अपनी लाइफ गुजार सको, एक लग्जरियस लाइफ जिसका शायद कभी शाओ ने भी ख्वाब देखा हो। ये बात सुनते हुए शाओ स्माइल करते हुए लू की तरफ देखती है और आंट सैंग कहती है कि इसके साथ ही मैं तुम्हें बाकी सारी डिवाइसेस भी ले दूंगी जिन्हें यूज करते हुए तुम्हें अपनी लाइफ इजी लगे और काम करते हुए शाओ को बिल्कुल भी थकावट महसूस ना हो और उसका दिल भी लगा रहेगा। आखिर मैं और शाओ तो फ्रेंड्स है ना। तो ये सारी बातें सुनते हुए शाओ और लू दोनों ही हंसने लगते हैं। तो उनको हंसता देखकर आंट सैंग भी हंसने लगती है क्योंकि अगर वो दोनों खुश थे तो आंट सैंग तो उन दोनों को खुश देखकर ही खुश थी। और लू शाओ से कहता है कि वाइफ जरा देखो, आपकी मदर इन लॉ को अभी भी ऐसी लाइफ ही अट्रैक्ट करती है, आप दोनों की तो खूब जमेगी। ये बात सुनते हुए शाओ और भी ज्यादा हंसने लगती है तो आंट सैंग भी उसको देखकर दोबारा से हंसती है और फिर वो लू और शाओ दोनों को ही हक कर लेती है। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है क्योंकि मिशन कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन शाओ की लाइफ तो कंप्लीट हो चुकी थी और अपनी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए वो एक नया मिशन भी ले चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।